राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने की विजय माल्या की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। बैंक कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा माल्या नहीं दे रहे हैं विदेश में जायदाद का ब्यौरा। इस पर चर्चा होगी और होके रहेगी। इस तरह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता। ये सब जुडिस है, डिस्कशन हो रहा है, उसमें उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते। उत्तराखंड मसले पर हंगामे के साथ हुई संसद के बजट सत्र पार्ट 2 की शुरुआत। राज्यसभा कई बार हुई स्थगित। बड़ा सवाल, क्या इस बार भी संसद में होगा सिर्फ हंगामा? आम्रपाली मामले में सफाया प्रोजेक्ट की शुरू हुई जांच। नोएडा अथॉरिटी की 6 सदस्यीय टीम ने शुरू की जांच। एक्सपायरी के हफ्ते में शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत। बिकवाली के दबाव में बाजार में तेज गिरावट। सेंसेक्स 150 पॉइंट तक टूटा। निफ्टी 7,850 के ऊपर बना। और कल हो सकती है दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात। भारत उठा सकता है पठानकोट हमले की जांच का मसला। पर्सनल फाइनेंस में अक्सर ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिनकी बारीकियां आपके लिए समझना बहुत अहम है और यही काम आता है योर मनी, आपका फाइनेंशियल गाइड। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। कैसे बढ़ाएं अपनी टेक होम सैलरी? आईटीआर स्क्रूटनी की अवधि में होगी कटौती। आपको क्या होगा फायदा, बताएंगे आगे। और एक मुश्त निवेश कहां किया जाए? तो इन तमाम मुद्दों पे आज होगा योर मनी का फोकस, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी काम की खबर के साथ। वित्त मंत्रालय ने साल 2015-16 के लिए पीएफ की ब्याज दर 8.7% तय की है। ये दर ईपीएफ ट्रस्टी के द्वारा सिफारिश की गई 8.8% की दर से कम है और फरवरी में ईपीएफ ट्रस्टी ने 8.8% की अंतरिम ब्याज दर को मंजूरी दी थी। ये शायद पहला मौका है जब वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मांग को दरकिनार किया है। तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, बात करते हैं हेमंत उसेगी के साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। 8.8 की सिफारिश की गई थी लेकिन 8.7% इसको अब तय किया गया है। क्या लगता है जो उम्मीद थी उस पर थोड़ी सी खटास आती हुई? देखिए, हाँ डेफिनेटली उम्मीद तो थी कि सब उम्मीद कर रहे थे कि उतना ही मिले, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जिस तरह से बात हो रही है कि अगर ओवरऑल इंटरेस्ट रेट को कम आना है तो कहीं ना कहीं ये जो चाहे स्मॉल सेविंग ऑप्शंस हो चाहे ईपीएफ हो, कहीं ना कहीं वहां पे रेट कम होना ही है। तो मुझे लगता है जो करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं आपके ईपीएफ के रिटर्न पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक वही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जो ज्यादा थी 8.8% की, उसके बजाय यहाँ पर 8.7 ईपीएफ की दरें अब तय की गई हैं साल 2016 और 17 के लिए। लेकिन एक और अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। जो सरकार टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी की अवधि जो है वो घटाकर 1 साल करने पर विचार कर रही है, जिससे टैक्स पेयर को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल असेसमेंट ऑर्डर के लिए टैक्स पेयर को 3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है और हाल के दिनों में स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्यूटराइज होने में स्क्रूटनी 2 साल में पूरी हो जाती थी, जिसे सरकार और कम करना चाहती है। तो क्या कहेंगे आप हेमंत जी इस फैसले को लेकर? ग्राहकों के लिए जो मुश्किल या जिस तरह की अड़चनें उनको लगती थी, जो डिले हो लगता था, अब उससे बच पाएंगे? ठीक कविता, अगर हम करंटली देखें जो प्रोसेस है अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 3 साल तक का समय लग सकता है ओवरऑल आपको ये जानने के लिए कि कहीं आपको कुछ और टैक्स देने की जरूरत है कि नहीं। वो 3 साल ऐसे होता है कि आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो अगला साल होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं और उसके बाद 2 साल का समय लगता था अभी। तो अभी जो 24 महीने का जो समय है, सरकार ने शुरुआत में उसको 21 महीने किया है। वो हर साल शायद 3 महीने उसको कम करेंगे। कोशिश सरकार की यह है कि इस पीरियड को घटा के 12 महीना किया जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके कि कहीं पे क्या डिस्प्यूट है, कितना आपकी टैक्स लायबिलिटी है। आप उसके लिए 2 साल तक इंतजार ना करें। जैसा मैंने कहा, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 साल तक आपको इंतजार करना है। तो वो घट के जो 2 साल का इंतजार है असेसमेंट ईयर के बाद का, वो घट के धीरे धीरे एक साथ नहीं हो रहा है। अभी 3 महीने कम हो रहा है और आगे जाके धीरे धीरे, और जैसे मैंने कहा हर साल 3-3 महीने कम होगा, तो आगे जाके उम्मीद कर सकते हैं कि वो 12 महीने का समय होगा। मुझे लगता है वो काफी बड़ी राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि हर साल की मेरी जो रिटर्न है
वो ठीक से हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि हम फिर आगे का सोच सकें। तो टैक्स पेयर्स की राहत की बात, लेकिन आगे बढ़ते हैं और योर मनी में अब आपको बताते हैं कि अपनी टेक होम सैलरी, जी हाँ, जो आपकी तनख्वाह है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सैलरी घर ले जाने का जो नुस्खा है उस पर हम अब आते हैं। इसको कैसे समझा जाए, क्या क्या वो जरूरी कदम है जो हमें उठाने चाहिए हमारी तनख्वाह को ज्यादा करने के लिए? देखिए, 2-3 चीजें करने की जरूरत है। आप मैक्सिमम जब हम बात करते हैं अपने घर ले जाने की सैलरी, तो जब हम टेक होम सैलरी की बात करते हैं तो एक बड़ा एस्पेक्ट होता है उसका टैक्सेशन। एक आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, एक आपका टैक्सेशन होता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपकी टेक होम होती है। उसके बीच में कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो वो वहां से निकल जाता है, या आपने कुछ और लोन ले रखे हैं तो वहां से निकल जाता है। आपकी जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो उसमें आ जाती है। उसके बाद जो आता है वो आपका टेक होम होता है। लेकिन वो चीजें आपके कंट्रोल में है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो देखना है वो है टैक्सेशन की। टैक्सेशन में क्या होता है कि जैसे अभी हम साल के उस समय पे हैं जब, स्पेशली अगर मैं सैलरी क्लास की बात करूं, तो उनके एम्प्लॉयर जो है उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि इस साल में आप कितना पैसा अपने टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। होता क्या है कि ये एक काम मजबूरी में किया जाता है, क्योंकि अभी लगता है कि छोड़िए अभी तो पूरा साल बचा है, क्यों प्लान करना है, तो जो फिगर मन में आया डाल दिया। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बाद में चेंज कर सके, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस ये हैं कि अगर आपने जितना इन्वेस्ट करना है उससे कम दिखाया तो आपकी जो डिडक्शन है, टीडीएस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और अगले महीने आपको रियलाइज होगा कि आपका सैलरी जो है कट रहा है। फिर आप जाके वापस जाके सैलरी डिपार्टमेंट को जाके समझाएंगे। अगर आप, जैसा मैंने कहा, कम दिखा रहे हो तो प्रॉब्लम है, ज्यादा दिखा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है, दोनों साइड से प्रॉब्लम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप साल के शुरू में थोड़ा समय लगाएं। हम लोग करते हैं कि हम साल भर पूरा इंतजार करते हैं और आखिर में फिर जब देखते हैं कि सिर पे आ गया, कैसे जैसे करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहां से पूरा साल कंप्लीट करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जब ये प्रोसेस आता है आपके पास, आप ये देखें कि हमारी पिछले साल सैलरी कितनी थी। कुछ चीजें आप थोड़ी प्रोजेक्ट करके चलनी पड़ेंगी कि इस साल मुझे कितनी इंक्रीमेंट मिल सकती है। फिर उसके अलावा जो मैंने पिछले साल जो इन्वेस्टमेंट की थी टैक्सेशन के लिए, हाउसिंग लोन की जो इंस्टॉलमेंट दी थी, इंटरेस्ट दिया था, इंश्योरेंस का मेरा प्रीमियम कितना है, वो सब चीजें जो है वो देख के उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो काफी लोग गलतियां करते हैं उसमें, सारी इनकम को कंसीडर नहीं करते हैं। रेंटल इनकम वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने जो देखा है, एक एरिया जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है बैंकों का इंटरेस्ट। काफी बार, जैसे आपको याद होगा कि पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये डिटेल मांगी थी कि आपके कितने अकाउंट हैं इस समय जो चल रहे हैं, उन सब का ब्यौरा जो है उनके पास है। अगर आपने उनका कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं लिया तो क्या हो रहा है, मतलब आप इनकम को कम दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स के ट्रबल में आने वाले हो। तो आई थिंक ये सब करने से फायदा क्या है, जैसे क्या होगा, जितना आपको पैसा बचाना है उतना ही बचाएंगे, कहीं आप ज्यादा या कम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी टेक होम सैलरी है उसके ऊपर इसका डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है समय लगाने की जरूरत है, ये देखने की भी जरूरत है कि कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। और इसका एक और फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हम हमेशा गाइड करते हैं लोगों को कि आप जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो साल की शुरुआत में करो। एब्सोल्युटली, हाँ। जैसे हमने पहले कहा कि वो साल के आखिर में करते हो तो कभी इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी खरीद ली, या पीपीएफ में पैसा डाल दिया, या कभी एलएसएस में डाल दिया, कुछ प्लानिंग करके नहीं करते। साल के शुरुआत में अगर कैलकुलेशन कर लें तो उसके दो फायदे हैं। एक तो हमने कहा जितना आपको टैक्स कटाना उतना ही कटाएंगे। दूसरा, अगर आप जैसे एलएसएस जैसी स्कीम है जहां पे इक्विटी है, जहां पे वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, साल की शुरुआत में अगर आप प्लान कर लें, हर महीने एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए, एवरेजिंग का फायदा होगा, वॉलेटिलिटी से डर नहीं है। आपकी जो एसेट एलोकेशन है, यानी कितना पैसा डेट में जाए, इक्विटी में जाए, हमने देखा है कि टैक्सेशन में बहुत कम लोग हैं जो एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने कहा लास्ट मोमेंट पे जो डिसीजन आया वो डाल दिया। यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना पैसा मुझे, कितना मैंने ऑलरेडी कमिट किया है, जो मेरी मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यानी अगर साल की शुरुआत में हम इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करते हैं तो ना सिर्फ हम ज्यादा सैलरी घर ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी काफी सही हो सकती हैं और गोल बेस्ड हो सकती हैं। वो डेफिनेटली, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, बहुत ही फायदा होता है उसका, क्योंकि स्पेशली जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, जितना आप लंबा समय दोगे, देखिए, एक होता है आपने साल के आखिर में एलएसएस में इन्वेस्ट किया, एक आपने साल के शुरुआत से हर महीने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ, आपने लंबा समय दिया अपनी इन्वेस्टमेंट को, एवरेजिंग का फायदा हुआ, जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको इक्विटी जैसी एसेट क्लास का मिल सकता है वो मिलेगा। जो पैसा आप पीपीएफ वगैरह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते हो वो भी आप ये देख के डालोगे कि आपके एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट में पैसा होना चाहिए या इक्विटी में पैसा होना चाहिए। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक होम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साल के शुरुआत में कुछ समय अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशंस पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और है, थोड़े दिन पहले ही बजट आके गया होता है, तो आपको ध्यान में रहता है कि बजट में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या आपके इम्प्लीकेशन उसके ऊपर आने वाले हैं, उन चीजों को भी कंसीडर करें
तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें पिछले बजट में जो डिडक्शन है 87A का 5,000 रुपये 2,000 से हो गया, टैक्स के ऊपर है छूट। तो इसका मतलब क्या है, 2.5 लाख के आपके पास वैसे छूट है, 50,000 की इनकम के ऊपर आपको 5,000 रुपये टैक्स भरना है, तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो टेक होम सैलरी है वो बढ़ेगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस तरह के डिडक्शंस आपके लिए हैं, कैसे उनका फायदा उठाया जाए ताकि अपनी टेक होम सैलरी को बढ़ा सकें। साथ ही जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जो आपके पुराने निवेश हैं, क्या यही वक्त है उनको भी चेक करने का, उनकी परफॉर्मेंस को देखने का और उनसे बदलने का, निकलने का, निर्णय लेने का समय है? देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो हम हमेशा बात करते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब उसमें डिसिप्लिन कैसा है, तकरीबन हम बात करते हैं कि क्या वो कैलेंडर ईयर की शुरुआत में हो या फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हो। मेरा ये मानना है कि उन दोनों की इतनी मॉनिटरिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन कैसा आएगा। अगर मैं ये आदत डालूं कि मैं हर साल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करता हूं, तो डेफिनेटली मैं हर साल करूंगा। तो एक जो डिसिप्लिन मेरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, मॉनिटरिंग प्रोसेस में आना चाहिए, वो आ जाएगा। तो जिन लोगों ने कैलेंडर ईयर पे शुरुआत नहीं की, वो अब शुरुआत कर सकते हैं, इस समय पे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम टैक्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं कविता, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें जो सारी इन्वेस्टमेंट है, हर एक में एक लॉक इन पीरियड रहता है। अगर हम ELSS की बात करें तो 3 साल का लॉक इन रहता है। हर इन्वेस्टमेंट के अपने अपने लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड से पहले आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, साल में अगर एटलीस्ट एक बार बैठ के अगर अपने पोर्टफोलियो को देखें किस तरह से कर रहा है, आपके एसेट एलोकेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या अगले साल या इस साल मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। पिछले साल का आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफकोर्स ये साल डेफिनेटली आप जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। बिल्कुल, और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी, जहां पर आप अपने निवेश या इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपको बताते हैं व्हाट्सएप का, जहां पे आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम जरूर अपने सवाल के साथ भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। साथ ही आप चाहें तो अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं mf@moneycontrol.com पर, लेकिन उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन आप जरूर भेजिएगा। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस चर्चा के बाद रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर और करेंगे उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। आमिर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार आमिर, बताएं कहां से बोल रहे हैं? मैम नमस्कार। मैम मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए आप क्या करते हैं आमिर जी? मैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके, क्या सवाल है आपका? मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अच्छा, आप करना चाहते हैं, आपने अभी तक निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं की है? हाँ, अभी तक नहीं की है। क्या उम्र है आपकी आमिर जी? मेरी 36 ईयर्स है। ओके, और आपकी ईयरली इनकम? मेरी ईयरली इनकम 10 लाख है। ओके, और मुझे बताइए कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप कितना कर सकते हैं, और आपके लाइफ के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ डिसाइड किए हैं आपने? हाँ मैडम, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 10,000 से पर मंथ से। मेरे 20 साल के लिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10,000 रुपए फिलहाल आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आगे चल के चूंकि आपका नजरिया 20 साल का है तो आप इसको बढ़ाएंगे भी। शायद यहाँ पे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन हम इनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो भी डिटेल्स आमिर की हमारे पास आई हैं, हेमंत जी पहली बार निवेश कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहते हैं। 10,000 रुपए फिलहाल ये निवेश कर सकते हैं और हमारे साथ शायद फोन लाइन पर है आमिर। चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल हम ले लेते हैं। गोल्ड पर क्लैरिटी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस शायद इकट्ठा करना चाहते हैं। 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए 20 साल के बाद आमिर जी? हाँ, क्या करेंगे आप इस रकम का? मैडम बहुत सारे गोल है। जैसे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई का। ओके। और मेरे रिटायरमेंट का। अच्छा। और घर का। ओके, और आपने जो ये 2 करोड़ की जो रकम डिसाइड की है, आपको लगता है कि ये तीनों गोल्स इसमें निपट जाएंगे? क्या मैडम? तीनों गोल्स के लिए ये राशि काफी होगी? 2 करोड़ की राशि काफी होगी? हाँ, काफी होगी मैडम। अच्छा, आपकी अभी की फिलहाल हर महीने का खर्च कितना है? अभी का मेरा खर्च 25,000 है।
25,000 है। देखिए, आपने जो 2 करोड़ की रकम अपने लिए आंकी है ना आमिर जी, फिलहाल ये आज के हिसाब से आंकी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 20 साल के बाद की, जिसमें आपने महंगाई को नहीं शायद काउंट किया हुआ है। महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, वैसे आपके लाइफस्टाइल के खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपका रिटायरमेंट का, घर का, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आपने शायद पहली बार निवेश करने के बारे में सोचा है, यही बहुत अच्छी बात है। शुरुआत आप कर रहे हैं, योर मनी के जरिए आपको सही सलाह देंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए इनकी? देखिए कविता, मैं कहूंगा 2 चीजें यहाँ पे अच्छी हैं। एक तो इन्होंने सोचा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा इन्होंने सोचा है कि हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, यानी एक अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, सीरियस है, डेडिकेटेड है। जी बिल्कुल, और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल रहे हैं जो पोटेंशियली मुझे लगता है सबसे ज्यादा है, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट हो, तो ये 2 चीज अच्छी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे शायद इनको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एक प्लानिंग करने की, फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। इन्होंने कहा कि इनकी ईयरली इनकम है 10 लाख रुपए और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ 10,000। इन्होंने कहा इनका मंथली एक्सपेंसेस है 25,000, तो बहुत बड़ा गैप है। मुझे लगता है और भी अमाउंट इनके पास अवेलेबल होगा तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात, या पूछ लेते हैं कोई लायबिलिटी नहीं है इनके ऊपर? आमिर जी, आपके ऊपर कोई लोन है? नहीं, अभी तक कुछ लोन नहीं है। कोई लायबिलिटी नहीं है आपके ऊपर? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। तो आप बढ़ा सकते हैं अपना इन्वेस्टेबल अमाउंट, है ना? हाँ, मैं अपना अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ, बट मैं शुरुआत 10,000 से करना चाहता हूँ। आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं घाटा ना हो जाए? या करेक्ट। तो स्टार्टिंग में ये डर का भी हम सामना करवाएंगे आपका। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो इनकी अप्रोच है, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं, जो कि सेफेस्ट तरीका है इक्विटी में पैसे लगाने का। अब वो क्यों सेफ है, आप इन्हें समझाइए। देखिए 2 चीजें हम क्यों सेफ है बता रहे हैं। इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म में पोटेंशियली सबसे बेहतर एसेट क्लास है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में इसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है, यानी उतार चढ़ाव हो सकता है। अब सबसे बड़ा डर जो इन्वेस्टर्स को होता है वो इस वॉलेटिलिटी का होता है कि आज से हमने पैसा डालना शुरू किया, 1 साल के बाद हमको नेगेटिव रिटर्न दिखा तो हमें लगा कि हमने शायद जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसके बाद दोबारा ऐसा नहीं करना है। सच्चाई ये है, इन्होंने कहा 20 साल का इनके पास समय है, हो सकता है अगले 2-3 साल के बाद इनको वॉलेटिलिटी देखने को मिले अगर ये रेगुलरली इन्वेस्ट करें। इसलिए हमने पहले शुरुआत में कहा कि SIP का जो प्रोसेस है बिल्कुल सही प्रोसेस है। उससे फायदा क्या है कि हर महीने आप पैसा जो डाल रहे हैं अलग अलग लेवल पे पैसा डाल रहे हैं, यानी कभी आप 12 रुपए की NAV पे डाल रहे हैं, कभी 13 रुपए की, कभी 11 रुपए की, कभी 10 रुपए की, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा, इक्विटी से फायदा उठाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए किस कंपनी के स्टॉक को खरीदना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कभी एंटर करना है, कभी एग्जिट करना है, जो एक आम निवेशक नहीं कर सकता। जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो तो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, फुल टाइम फंड मैनेजर्स हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और छोटी सी रकम से आपको डिफरेंट फंड्स में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करने को मिल रहा है। बहुत सारे उसके फायदे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टैक्सेशन का फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड जो, इसलिए हम कहते हैं हमेशा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। इन्होंने कहा कि हम शुरुआत करना चाहते हैं 10,000 से। ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टच करना चाहता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर शुरुआत करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अभी 2-3 साल इसको देखते हैं कैसा काम करेगा। जैसे हमने कहा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास 2-3 साल में वॉलेटिलिटी हो सकती है वहां पे, और जब ये वो देखेंगे तो इनको लगेगा कि शायद हमने ठीक नहीं किया। तो मैं ये चाहूंगा कि वो जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अलग अलग गोल के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि वो पूरा उसके हिसाब से उसको मॉनिटर कर सकें। फंड के नाम आप बताएंगे जल्दी से? 10,000 की अगर हम बात करें, 3 फंड में इनको बोल रहा हूँ। फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोटक सेलेक्ट फोकस में आप 3,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आमिर जी आपको यहाँ पे 3 फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं। फिलहाल आप कह रहे हैं कि आप 10,000 से शुरुआत करेंगे, शुरुआत कीजिए, लेकिन आगे इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गोल्स जो आपने 2 करोड़ का रखा है, वो आपके तीनों गोल्स के, तीनों जो आपके बड़े लक्ष्य हैं जिंदगी के, उसके लिए काफी कम है। शायद आपको उसको सही तरीके से आंकना होगा। अपना सवाल आप चाहें तो फिर से योर मनी को भेज सकते हैं। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और रुक करते हैं अगले दर्शक की ओर। विजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ उत्तराखंड से फोन लाइन पर है। नमस्कार विजेंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, ठीक हूँ। बताइए क्या सवाल है? सवाल ये था, हमने रिलायंस रिटायरमेंट फंड में SIP की थी 2,000 की। ओके, ठीक है कि अभी कर रखी है, जारी है? अभी कर सकती है, जारी है वो। ओके, 1 साल से इंसेप्शन से किया है इसका। ठीक है। तो अभी रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा। तो रिटायरमेंट के लिए आपने इसमें निवेश किया हुआ है। मुझे बताइए आपकी उम्र फिलहाल क्या है? मेरी उम्र इस समय 43 ईयर्स है। 43 जी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी आपके पास काफी लंबा समय है। रिटायरमेंट के लिए आप क्या इकट्ठा करना चाहते हैं राशि?
रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ से ऊपर भी राशि इकट्ठा करना चाहता हूँ। और केवल एक ही निवेश है? ये उसके लिए एनपीएस में जाता है, हमारा लगभग 10 रुपये महीने जाता है, वो हर साल इंक्रीज होता है। एनपीएस में भी आपका निवेश जा रहा है? एनपीएस में कितना डालते हैं आप? वो सैलरी के 10% कटता रहता अच्छा। है, 10% एम्प्लॉयर का भी आता है। अभी 10,000 महीने का जाता है, हर साल वो बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि जिस फंड की आप बात कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस से आप चिंतित हैं तो क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे हेमंत जी, यहाँ बाजार में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। 1 ही साल हुए हैं, केवल 1 साल कुछ महीने हुए इस फंड को लॉन्च किए हुए। जिस तरह से हमने बाजार का प्रदर्शन भी देखा है, चिंता में तो काफी निवेशक होंगे ही, लेकिन चूंकि रिटायरमेंट फंड है, क्या हमें अभी ही इस फंड की परफॉर्मेंस को देख के परेशान हो जाना चाहिए या इसको थोड़ा सा और मौका देना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में जिसका नाम है रिटायरमेंट फंड, यानी आप अपने रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस बनाना चाहते हैं उसके लिए आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा ये भी समझने की जरूरत है कि ये फंड इन्वेस्ट कहां कर रहा है। ये फंड प्राइमरीली मेनली जो पैसा जो है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले शो में बात की, 1 या 2 साल के समय में जब आप मार्केट का रिटर्न देखते हो या म्यूचुअल फंड का, इक्विटी फंड का रिटर्न देखते हो तो आपको दिखेगा कि वो वॉलेटाइल है। जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले तक, अभी जैसे मार्केट की परफॉर्मेंस बजट के बाद सुधरी, लेकिन सच्चाई है कि उसके बाद भी मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव में था काफी पूरा साल तक। उस पीरियड में जो आपने इन्वेस्ट किया तो आपको डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आपको रिटर्न नेगेटिव दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको मार्केट से कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि आपका जो माइनस जो रिटर्न दिख रहा है आपको वो मार्केट के फॉल से कम है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट किया, आपको ये फायदा हुआ कि आपके पोर्टफोलियो वैल्यू में फॉल उतनी नहीं हुई जितनी कि आपको मार्केट में देखने को मिली। लेकिन सवाल यह है, इनकी 43 इयर्स की एज है, 17 साल का समय है इनके पास अभी भी। 17 साल का समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 या 2 साल की परफॉर्मेंस देख के घबरा नहीं सकते। जैसा हमने कहा, क्योंकि ये डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इनफैक्ट जितनी वॉलेटिलिटी मार्केट में होगी उतना इनको लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आज वो नीचे की एनएवी में कर रहे हैं। आज शायद उनको स्टेटमेंट में दिख रहा है कि उनको लॉस हो रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्ट, जैसा हमने पहले भी कहा, वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि आपको रिटायरमेंट फंड, वो भी ऐसा फंड जो इक्विटी में डाल रहा है, उसकी इतनी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के घबराने की जरूरत है। आप उसको बदलने की मत सोचिए जी, फ्रेश पैसा भी उसी में लगाते रहिए। आपका पैसा वैसे भी एनपीएस में जा रहा है, एज ए कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। तो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे आप अपना ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म पे ध्यान रख के अपने जो चेंजेस हैं अब्रप्टली पोर्टफोलियो में मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रवेश हमारे साथ अब फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रवेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल क्या है? नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम जी। पूछिए। अच्छा मैडम जी, मैं 5 लाख रुपए पे इन्वेस्ट करनी है। ओके। तो मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं 5 साल से जो है सो 32,000 करीब में मैं डिफरेंट SIP कर रहा हूँ डिफरेंट फंड में। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो आप 6 लाख रुपए एक मुश्त कहाँ निवेश कर सकते हैं, ये सलाह चाह रहे हैं? जी 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 जी। ठीक है, समय कम है हमारे पास हेमंत जी, लेकिन क्या सलाह देंगे? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं मिनिमम कम से कम 3 साल। 3 साल। वैसे मुझे इसकी जरूरत है, लंबा भी कर सकता हूँ। 5 साल का नजरिया आप रख सकते हैं? हाँ जी 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 जी। देखिए, अगर कम से कम 5 साल अगर ये देख सकते हैं, उन्होंने कहा इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है SIP में हो रहा है। की फैक्टर ये कितना समय है इनके पास, वो उनको श्योर होना पड़ेगा। अगर ये डेफिनेट है, श्योर है कि 5 साल से कम से कम उससे ज्यादा समय इनको दे सकते हैं, तो जो फंड अगर जिसमें SIP कर रहे हैं वो फंड अगर अच्छे हैं, अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, तो उसी फंड में लगाइए, क्योंकि वहां पे क्या है, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लमसम भी है और सिस्टमेटिक भी है। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जो फंड आपने इकट्ठा किए हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसी में आप ये रकम को एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, शो पे आने के लिए। और योर मनी में फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।